फिल्म की शुरुआत में एक कैप्टन को दिखाया जाता है। वह अपने सभी जवानों से कह रहे हैं कि हमारे देश के 40 ट्रक ड्राइवर्सों को टेररिस्टों ने पकड़ रखा है। टेररिस्टों को मारने के लिए और सभी 40 ट्रक ड्राइवर्सों को लाने के लिए हमने 32 रेस्क्यू टीम को टेररिस्टों को मारने के लिए भेजा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बल्कि हुआ कि टेररिस्टों ने हमारे 26 जवानों को मार दिया है और बाकी बचे 6 जवानों को उन्होंने बंधक बना लिया है। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार तुम लोग उन टेररिस्टों का मुकाबला करो और उन्हें बता दो कि हमें कितना ज़्यादा पावर है और हम क्या कर सकते हैं। कैप्टन यह काम विक्रम राठौड़ को सौंपता है, जो कि उसके सामने बैठा हुआ था। वह सभी जवानों का हेड होता है। विक्रम बिना देर किए अपने सभी साथियों को लेकर अपने मिशन की तरफ निकल जाता है और वहां पहुंचकर आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब देता है। लेकिन कुछ गोलियों के चलने के बाद उनकी बंदूक ML463 काम करना बंद कर दी थी, जिसकी वजह से आतंकवादियों द्वारा एक जवान को आंख में गोली लग जाती है और सभी जवान उसको एक सेफ जगह पर छुपा देते हैं। फिर सभी जवान विक्रम से पूछते हैं कि अब क्या किया जाए। विक्रम कहता है कि सभी टेररिस्टों का बंदूक छीनकर उनको मार डालो। फिर सभी जवान उनका बात का पालन करते हैं और सभी आतंकवादियों को मारकर अपना मिशन पूरा कर लेते हैं। साथ में वह 6 जवान और 40 ट्रकों को और वह जवान अपने साथ भारत ले आते हैं। लेकिन इसमें एक जवान मारा जाता है क्योंकि बंदूक ने समय पर काम नहीं किया था, इसीलिए। फिर विक्रम सभी को मिशन सक्सेसफुल होने का कारण बताता है और साथ ही साथ यह भी बताता है कि वहाँ पर हमारी बंदूकें काम करना बंद कर दी थी। अगर हम लोगों ने सूझबूझ से काम नहीं करते तो हम लोग भी उन सभी 27 जवानों की तरह मारे जाते। इसलिए मैं हाई कमांड से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ML463 बंदूक बनाने वाले डीलरों, सप्लायरों पर इंक्वायरी की जाए और इन सभी के ऊपर जाँच बैठा दी जाए, क्योंकि अगर ये बंदूक उस दिन काम करती तो हमारे 27 के 27 जवान जीवित होते। फिर विक्रम के कहने पर होता भी यही है। सभी के ऊपर जांच बैठा दी जाती है। जब यह खबर 4th बड़े वेपन बनाने वाले कंपनी के मालिक काली तक पहुंचती है तो वह विक्रम के बारे में सारी जानकारियां ले लेता है अपने सूत्रों से और अपनी गलती को सुधारे बिना वह निकल पड़ता है अदालत की ओर अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए। लेकिन विक्रम यह सब बातें समझ जाता है और उनकी गलती सभी के सामने, पूरे अदालत के सामने लाइव लोगों को दिखाने लगता है और प्रूव कर देता है कि आपकी बंदूक उस समय नहीं चली थी और गलती आपकी है, जिससे काली के ऊपर जांच बैठा दी जाती है और उसके सारे प्रोजेक्ट्स और एग्रीमेंट पेपर पर होल्ड पर रख दिया जाता है। और अगर काली दोषी पाया जाता है तो उसकी कंपनी पर बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन काली बहुत बड़ा पैसे वाला था, इसलिए वह शाम को पहले गुंडों को इकट्ठा करके वह विक्रम के घर पहुंच जाता है और पहले वे उनके पेट डॉग, जिसका नाम रिया होता है, उसे मार देता है। फिर काली विक्रम को उसकी पत्नी के सामने उसके साथ मारपीट करके उसे अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाता है। फिर उसे गोली मारकर नदी में गिरा देता है। लेकिन अभी भी वो जिंदा था। उसकी बॉडी तैरकर नदी के नज़दीक वाले गांव में पहुंचती है, जहां वहां के लोग उनकी मरहम पट्टी करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद अब विक्रम की याददाश्त खो चुकी थी, वो किसी को नहीं पहचानता है। फिर कुछ दिनों के बाद गाँव वालों का पर्व का दिन आता है और विक्रम देखता है कि गांव वालों पर आतंकवादियों का हमला हो गया है। आतंकवादी लोग सभी गांव वालों को मार रहे हैं, इसलिए वो अपना दम दिखाता है और सभी आतंकवादियों को मारकर सभी गांव वालों को उनकी कैद से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है और वहीं पर रहने लगता है। दूसरी तरफ विक्रम की पत्नी ऐश्वर्या को दिखाया जाता है, जो कि बेहोश होती है। जब वो होश में आती है तब वो देखती है कि काली के आदमी वहाँ पर थे। वे लोग ऐश्वर्या से कहते हैं कि इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो और ये पैसे ले लो, ये पैसे काली सर ने आपके लिए भिजवाए हैं। जब ऐश्वर्या वो एग्रीमेंट पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ था कि विक्रम एक देशद्रोही है और उसने देश के साथ गद्दारी की है। एग्रीमेंट को पढ़कर ऐश्वर्या को गुस्सा आ जाता है, तब वह बिना साइन किए तीनों पुलिसकर्मी को मार देती है, जिसकी वजह से उसको फांसी की सज़ा हो जाती है और वह जेल चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद काली विक्रम नाम बोलकर ऐश्वर्या से मिलने पहुंचता है जेल में और ऐश्वर्या को बताता है कि मैं 4th बड़ा वेपन बनाने वाला कंपनी का मालिक हूं और तेरे पति ने मेरा रोजगार को ख़त्म करने का सोचा, इसलिए मैंने उसे ज़िंदगी से ही ख़त्म कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। जब तुम्हारी फांसी होगी ना, तब मैं तुम्हारी खुशी बनाऊंगा। फिर कुछ दिनों के बाद फांसी की डेट आती है। जल्लाद फांसी देने ही वाला था कि कुछ मिनट पहले ऐश्वर्या बेहोश हो जाती है और
डॉक्टर को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और उसके पेट में उसके पति का बच्चा है। इसके लिए कोर्ट अपने नियम के अनुसार ऐश्वर्या को 5 साल के बाद उसको फांसी देने का निश्चय करती है, जिसके बाद उसका बच्चा जन्म लेता है, जिसका नाम वह आज़ाद रखती है। वह और आज़ाद और सभी कैदी आज़ाद से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और आज़ाद को बहुत चाहती थी। ऐसे ऐसे दिन बीत जाते हैं और 5 साल पूरे हो जाते हैं। जिस दिन ऐश्वर्या को फांसी दी जानी थी, उसी दिन ऐश्वर्या आज़ाद को अपने पास बुलाती है और कहती है कि बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम दुनिया को बताना कि तुम्हारे पिता देशद्रोही नहीं बल्कि देशभक्त थे और सभी बेकसूरों माँ की मदद करना और इन सभी माँओं की मदद करना, ये मुझसे वादा करो। फिर ऐश्वर्या को कुछ समय बाद फांसी दे दी जाती है। आज़ाद अपनी माँ को मरा हुआ देख खूब रोता है और अपनी माँ की कही हुई बातों पर चलता है। दूसरी तरफ 30 वर्ष बाद अब आज़ाद के बाप के दुश्मन काली को दिखाया जाता है, जो कि पहले से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। उसने अपनी पहुंच बड़े बड़े नेता मिनिस्टर तक बना ली है, लेकिन वह अभी भी नहीं सुधरा। जो वह 30 वर्ष पहले गलत काम किया करता था, अब उसे और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। सिर्फ काली बूढ़ा हो गया है और एक उसकी आलिया नाम की बेटी भी है। अब काली ने एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपना आरिफ नाम का ड्रीम प्रोजेक्ट दिखाया और कहा, इसको पास कर दो, इससे कई हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। कलेक्टर कहता है कि अगर ये प्रोजेक्ट पास हो गया और फैक्ट्रियाँ लग गई ना, तो उस जगह की हवा, वायु, पानी प्रदूषित हो जाएगी और जहर बन जाएगी, इसलिए मैं इसे पास नहीं करूँगा। तो काली बिना देर किए कलेक्टर के घर पहुँच जाता है और उसके बच्चे को अपने हाथ में लेकर कलेक्टर को कहता है कि अगर तुम इस पर साइन नहीं करोगे ना, तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। कलेक्टर डर के मारे साइन कर देता है, लेकिन काली सोचता है कि ये मेरे ऊपर बाद में केस कर देगा, इसलिए उसे भी जहर की गोली खिलाकर मार देता है। फिर एक कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अच्छे आदमी थे, इसलिए तुम मेरी बेटी जैसी हो और तुम्हारा बेटा जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ विक्रम राठौड़ का बेटा आज़ाद अब 35 वर्ष का हो चुका है, जो कि बेटे होने का फर्ज निभा रहा है और अपनी माँ के नस के कदम पर चल रहा है, जो कि अपने बाप और निर्दोष लोगों को बेगुनाह साबित करने के लिए सरकार की आंखें कई तरह से खोल रहा है। अगर आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करें।